अच्छा जी, अगेन छोटी सी प्रॉब्लम थी डिस्कनेक्टिविटी की। कनेक्ट हो गए हम दोबारा अगेन आपके साथ। ठीक है, तो इन लास्ट स्टूडेंट ने कहा था कि जनाब आप ज़रा अगेन ज़रा बात कर लें, तो अगेन बात आपके सामने रख लेते हैं हम। ज़रा समझ जानिएगा, अगर इजीली हम बता रहे हैं आपको कि 72, अब सपोज करते हैं हम कहते हैं कि जी हमारे साइटोप्लाज्म में 70% वाटर है और 30% हमारा कोई एसेंट ऑफ सैप है। अगर ये प्लांट सेल है तो यानी साइटोप्लाज्म हम कह देते हैं सिंपली वे में। और इसी तरह एनिमल सेल में भी 70% वाटर और 30% कुछ और, तो ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। इसको जो हमने इन्वायरमेंट दिया है, उस इन्वायरमेंट में हमने क्या किया है जी, उस इन्वायरमेंट में हमने 100% वाटर रखा। 100% वाटर रखने का मतलब क्या है? 100% वाटर रखने का मतलब ये कि इसमें सॉल्यूट नहीं है, एब्सेंट है सॉल्यूट। ठीक है, कहाँ सॉल्यूट नहीं है? इन्वायरमेंट में। दूसरी कंडीशन हमने आपके सामने रखी, और वो कंडीशन आपके सामने क्या है? उस कंडीशन में हमने आपसे कह दिया कि 70% और 30% साइटोप्लाज्म है, इसका भी इसका भी। और इन्वायरमेंट में क्या है जी? इन्वायरमेंट में भी पानी 70% और 30% का सॉल्यूशन। तो ये सेम है बिल्कुल जैसे हमारे सेल का साइटोप्लाज्म। थर्ड कंडीशन में हमने आपसे क्या कहा कि इसमें हमने ये किया है कि जो सेल रखा हुआ है उस सेल में तो वही 70-30 का रेशियो है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स में, लेकिन बाहर हमने क्या किया है? सॉल्यूशन बनाया है 60-40 का, यानी 40 उसमें सॉल्यूट है और 60 उसमें सॉल्यूशन है। ये हमने बाहर इन्वायरमेंट में दिया है, और इन इन्वायरमेंट का इफेक्ट हमने इन दोनों सेल पर देखना है और फिर रिजल्ट बताना है। आपको एक पुरानी बात याद दिलाते हैं, आपको याद होगा ऑस्मोसिस। आप कहते थे जी ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस कहते हैं कि जी हमारे सॉल्वेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएं, है ना? ऐसे ही था। तो अब ये हायर कंसंट्रेशन कहाँ थी? वाटर की यहाँ थी, और अंदर क्या थी? 70% था वाटर। तो हायर कंसंट्रेशन से वाटर कहाँ गया? लोअर कंसंट्रेशन, है ना? हायर से इनसाइड ऑफ द सेल। ऐसे ही होगा, ऐसे ही हुआ जी बिल्कुल। ऐसा होने पर एनिमल सेल चूंकि सेल मेम्ब्रेन रखता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, तो एनिमल सेल तो बस्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि वो तो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। एनिमल सेल में पानी इनसाइड ऑफ द सेल्स ऑस्मोसिस के थ्रू आता रहेगा। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल उसको कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है, लिहाजा ये टर्जिट हो जाए। टर्जिट मीन्स होता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी पर हमारे सेल में पानी फिल हो जाए, फुल फिल हो जाए। ठीक है, इस तरह के इन्वायरमेंट को इस तरह के इन्वायरमेंट को कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक उस वक्त कहा जाएगा जब दो सॉल्यूशंस को कंपेयर किया जाएगा। एक सॉल्यूशन आपने कहा जी प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर ना हाइपो होगा, ना हाइपर होगा, ना आइसो होगा। समझ आ रही मेरी बात? एक सॉल्यूशन ये रहा और एक सॉल्यूशन सेल के अंदर है, तो आपने कंपेयर करके कहा कि जी ये सॉल्यूशन
हाइपोटोनिक है अगेंस्ट द सेल। और अगर आप सेल इसमें प्लेस नहीं करेंगे तो ये तो प्योर वाटर है ना, खाली सॉल्यूशन तो नहीं है। क्लियर? अब इसमें आपके पास, बेटा आवाज आपके पास स्लो आ रही है अकेले स्टूडेंट के पास, बाकी सबके पास तो ठीक है। आप अपने हैंड फ्री अगर आपने लगाया है उसको देखिए या स्पीकर की पिन को देखिए, ठीक है। बाकी तमाम स्टूडेंट के पास आवाज ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। इसी बात को हमारे डेफिनेशन में हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, व्हेन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लो इन द एनवायरनमेंट एज अ कंपेयर टू द सेल इज इट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। यहाँ पर हमने सॉल्यूट तो डाला ही नहीं था, बिल्कुल ही प्योर वाटर था ना, और यहाँ सॉल्यूट था 30%। तो 30% का मतलब है यहाँ कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा है और यहाँ कम है। बात क्लियर हो रही है मेरे? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने कहा सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, याद है ना? अब जिसे याद नहीं है तो वो फिर परेशान होगा, और वैसे याद होना चाहिए। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक कहलाता है सॉल्यूट और एक कहलाता है सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है वो कोई सॉलिड या स्मॉल क्वांटिटी में हम डालते हैं किसी सॉल्यूशन को बनाने में, और सॉल्वेंट जो होता है वो यूजुअली ज्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे पानी में नमक मिला दिया आपने तो पानी क्या है? सॉल्वेंट। नमक क्या है? सॉल्यूट। क्लियर है? तो अगर आप इस इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो आप कहेंगे जी सॉल्यूट की क्वांटिटी यहाँ पे 30% है, लेकिन बाहर जो पानी है वहां पर सॉल्यूट नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूट तो बाहर नहीं आ सकता ना, क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े। तो हम सॉल्यूट की जगह पर सॉल्वेंट इनसाइड जाते हुए देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये जो होगा रिजल्ट हमारे सामने आ रहा होगा, एनिमल सेल बर्स्ट हो जाएगा क्योंकि वो पानी को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, और टर्जिट हो जाएगा हमारा प्लांट सेल क्योंकि उसके बाद सेल वॉल है, लेकिन वो बर्स्ट नहीं होगा। इसी तरह हमने दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने रखी है। हमने कहा जो इन्वायरमेंट है, ये जो बाहर का एरिया है जहाँ पानी आप डाल रहे हैं, ये पानी सिर्फ पानी नहीं है बल्कि 30% सॉल्यूशन है, और उसकी बेस यानी कि जो हमारे सेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है वो क्या है? वो भी 30% सॉल्यूशन है साइटोप्लाज्म में। तो दोनों यानी इन्वायरमेंट और सेल का साइटोप्लाज्म कैसा हुआ? इक्वल हुआ, आइसो हुआ। आइसो माने होता है सेम। तो ये सॉल्यूशन सेम कहलाएगा आइसोटोनिक। व्हेन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल has same solute concentration and water potential, then it is called isotonic environment। ठीक है, ये हमारी कहलाएगी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में क्या होगा? हाइपरटोनिक में आपने कहा कि जनाब हमारा जो सॉल्यूशन है एनवायरनमेंट का, उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा रख दी। यानी कि हमने बाहर कितनी रखी थी? 60-40, यानी 40% नमक के साथ पानी डाला हुआ था। और अंदर क्या है जी? सेल्स के अंदर है 30% सॉल्यूट और 70% वाटर। ऐसे ही था ना? तो लिहाजा क्या होगा यहाँ? यहाँ पानी एक्सोमोसिस के थ्रू बाहर आ जाएगा। एक्सोमोसिस, वाटर का बाहर सेल से बाहर निकल आना, तो ये बाहर निकल आएगा। ठीक है जी। इसकी वजह से अगर एनिमल सेल की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो फंक्शनलेस भी हो सकता है, प्लाज्मोलाइज भी हो सकता है, उसमें प्लाज्मोलाइसिस भी हो सकती है। फिर इसी तरह से हम प्लांट सेल में देखें तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आएगा, और जो वॉल है वहां से डिटैच हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में से पानी तो बाहर निकल गया, पूरा तो नहीं लेकिन बहुत सारा, और उसमें जो बचा वो पानी की कम क्वांटिटी, और जो सॉलिड मटेरियल था उसका वो सही रहा। तो ये
शेप थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। फ्लैसिड, एक्चुअली फ्लैसिड जो है वो हमारा कहलाता है वो टाइप का सेल जो किसी भी तरह से दरमियानी पोजीशन पर हो, यानी नॉर्मल। अब यहाँ पर फ्लैसिड जो है वो हमारे पास एक्चुअली ये स्लाइड में इस जगह पर लिखा है ना, ये इस जगह पे नहीं होना चाहिए, ये इस जगह पे होना चाहिए। ये फ्लैसिड का मतलब होता है कि आप मैक्सिमम कितने दब गए, यानी आपको दबा दिया, मैक्सिमम दबा दिया, प्रेस कर दिया आप, तो आप कितने प्रेस हो सकते हैं, उसे कहते हैं फ्लैसिड, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ स्लाइड में ऐसा है। तो ये कंडीशन जैसे अब इसमें से और पानी हम निकाल दें तो ये मैक्सिमम इरेगुलर शेप हो जाएगी, तो ये कहलाएगा फ्लैसिड हो गया सेल। अब सेल को दोबारा नॉर्मल कंडीशन में लाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसे दोबारा इस सेल को उठाकर इस पानी में डाल दें, प्योर वाटर में, तो ये पानी एब्जॉर्ब करेगा और दोबारा अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा। लास्ट वाले में आप देखते हैं, लास्ट वाले में अगेन आपने किसी ने पूछा है कि जी समझ में नहीं आया, तो लास्ट वाले में 40-60 का वाटर सॉल्यूशन मौजूद है, यानी 40% नमक है और 60% वाटर है, और सेल के अंदर जो था वो 70% वाटर था और 30% सॉल्यूट था। तो जो सेल का पानी है वो निकलकर बाहर की तरफ आ गया, बाहर सेल के अंदर जो पानी है 70% है और आउटसाइड ऑफ द सेल जो 60% है। तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, यहाँ, यहाँ, यहाँ से निकलकर आउट एक्सोमोसिस करेगा और बाहर आ जाएगा। अगर सेल के साइटोप्लाज्म में से पानी बाहर निकल जाए तो उसकी शेप इरेगुलर या थोड़ी सी दब जाती है, उस शेप को कहा जाता है फ्लैसिड। और उसके जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं तो उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को कि इसमें प्लाज्मोलाइसिस हो गया, ठीक है। अब ये तीन हमारी जो कंडीशंस हैं, ये तीनों कंडीशंस आपके पास डेफिनेशन में हमारे काम आएंगी, लेकिन इन कंडीशंस को हमें समझना इसलिए ज़रूरी है और क्लियर करना कि ये आपके पास जो है ना वो बार बार जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें अगेन इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि सेल को पानी की ज़रूरत कब है और कब सेल को पानी की ज़रूरत नहीं है, कब सेल पानी को सेव करे और कब सेल पानी को एक्सक्रीट आउट करे, एक्चुअल तो ये प्रॉब्लम, ठीक है जी। Plasmolysis, the shrinkage of protoplasm due to exomosis is called plasmolysis. और अगर इसको उल्टा कर दें डीप्लाज्मोलाइसिस तो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म में वाटर का एंडोमोसिस हो जाना अगेंस्ट, तो कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि पानी इसमें से निकला तो ये प्लाज्मोलाइज हो गया और पानी इसमें अगेन एब्जॉर्ब हो जाए तो वो डीप्लाज्मोलाइज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा प्लाज्मोलाइज, ठीक है। 9 में पढ़ चुके हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। The potential energy of water molecule is known as water potential or osmotic pressure. टर्गर प्रेशर भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये डेफिनेशंस में जो मैंने आपसे कहा कि डेफिनेशंस आपके याद आएंगी। Due to endoosmosis, the protoplasm of cell expand and I start to apply a pressure on the cell wall. जब भी पानी एंडोमोसिस के थ्रू सेल के इनसाइड आता है तो सेल थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, पानी एब्जॉर्ब कर रहा, तो एक प्रेशर बनता है सेल वॉल पर, दिस प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर एंड इन दिस कंडीशन द सेल इज सेड टू बी टर्जिट। और जब वो फुलफिल होना शुरू हो जाएगा, भर जाएगा, तो हम उसको उस सेल की कंडीशन को टर्जिट कहते हैं और वो जो प्रेशर लगा रहा है वो टर्गर प्रेशर का है। Wall pressure, the pressure which is applied by the cell wall on the protoplasm due to the turgor pressure is called wall pressure। अब वो वॉल पर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसे चूंकि वॉल पर है तो इसलिए आप उसको वॉल प्रेशर का नाम भी देते हैं, ये ट्रिगर प्रेशर नहीं है।
ट्रिगर प्रेशर की वजह से बन रहा दीवार पर। ठीक है, तो आपके पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 बुक में जो बोल्ड वर्ड लिखे हुए आपको देखे थे आपने, तो आप याद रखिएगा कि वो डेफिनेशंस में हमारे लिए काम आते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं जी स्लाइड पे, और आप पेज नंबर 5 जो आपके पास है उसी में आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की हेडिंग लगी है। इस पर एक क्वेश्चन अपने लिए लिख लीजिएगा, याद रहेगा आपको आसानी से। लिखिए, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ प्लांट्स, describe the types of plants on the basis of osmoregulation, on the basis of osmoregulation। ठीक है जी, दोबारा रिपीट कर देता हूं। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ प्लांट्स, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ osmoregulation। क्लियर जी? ये सवाल हमारा लॉन्ग के लिए आया करता है पेपर्स में, और लॉन्ग में हमने 4 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करनी होती है, कैरेक्टर्स उनके प्लांट्स के। क्लियर जी? चलिए जी, पहला टाइप, फर्स्ट टाइप हमारे पास है, उसे कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन्स यकीनन आपको मालूम है पानी, फाइट्स मीन्स प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स, the plants which are found in fresh water either partially or completely submerged are termed as hydrophytes। ऐसे पौधे जो पानी फ्रेश में, फ्रेश वाटर में, याद रखिए फ्रेश वाटर में, लेक में, रिवर में, पॉन्ड में, उनमें रहते हैं, और ये पार्शियली मर्ज हो या कंप्लीट मर्ज हो, इन्हें आप हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे 9 में आपने हाइड्रीला प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया था ना, याद है, फोटोसिंथेसिस का प्रूफ किया था, तो वो पानी में था प्योरली। वाटर लिली, लोटस वगैरह जो जिनके लीव्स और फ्लावर्स आपको ऊपर नजर आते पानी के, अब इनको प्रॉब्लम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन करना है ना, तो ऑस्मो रेगुलेशन करने की बेस पर तो आपने प्लांट की टाइप बनाई, तो अब इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको प्रॉब्लम है पानी ज्यादा, पानी ज्यादा इनके पास एक्सेस वाटर है, वही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये खुद पानी में है। इसीलिए इनके जो करेक्टर्स होंगे वो इस तरह से डेवलप होंगे जो इनको पानी कंजर्व बॉडी में करने से रोकें या बचाएं, और पानी ज्यादा ज्यादा बॉडी से रिलीज होता रहे। तो पहला कैरेक्टर है, देयर रूट्स आर पोअरली डेवलप्ड बिकॉज दे हैव नो प्रॉब्लम इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इनकी रूट्स बहुत ज्यादा अच्छी डेवलप नहीं है, क्योंकि उन्होंने कौन सा पानी एब्जॉर्ब करना, उनका मेन काम है कि ये पानी को जरा, सॉरी, प्लांट्स को जरा संभाल लें, फिक्स करके रखें। पानी एब्जॉर्ब करने की तो उनको जरूरत ही नहीं, पानी तो चारों तरफ है। ठीक है ना? नेक्स्ट है जी, द स्टेम एंड लीव्स जनरली लैक क्यूटिकल ऑन देयर सरफेस। इनकी लीफ की जो क्यूटिकल्स है उस वो एब्सेंट होगी। क्यों? इसलिए कि इनके स्टेम और लीफ को जरूरत ही नहीं है कि पानी को रोके, भाई जितना पानी आ रहा है सब बाहर निकाल दें, तो लिहाजा क्यूटिकल की लेयर एब्सेंट है। ठीक है? Stomata, next character, stomata are very large and present only on the upper surface of the leaf। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो बड़े साइज में आपको मिलेंगे, और क्या होगा, अपर लीफ पर होंगे। क्यूटिकल मीन्स होता है बेटा जो लीफ है प्लांट्स की, उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर, जो पानी को कंजर्व करने में मदद देती है, वरना पानी प्लांट्स की लीफ से बहुत तेजी से एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है? फिर इसी तरह से नेक्स्ट कैरेक्टर है, दे हैव लार्ज एयर स्पेस। आप देखिए बुक में पेज नंबर 6 में पहली और दूसरी डायग्राम,
ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है सर, करेक्टर हमको खुद लिखने पड़ेंगे, करेक्टर आपको ही लिखने पड़ेंगे अगर आंसर देंगे बेटा तो। हाँ, लैंग्वेज की अगर आप बात कर रहे हैं, वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो बेशक वो आप जो मर्जी अपनी तरफ से चेंज कर लें, नोट्स में भी अवेलेबल हैं, और उसमें आप चेंज कुछ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, करें। बुक को लें, लेक्चर को लें, नोट्स को लें और अपने नोट्स खुद बना लें। ये काम आप कर लेंगे तो क्या ही बात हो जाएगी, आप शायद 101% बना लेंगे इंशाल्लाह अपना काम, क्योंकि बुक और सब चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी अगर आपने ये सब कर लिया तो। क्या कहा, बुक सामने, नोट सामने, लेक्चर कंबाइन करके इनको अपना नोट्स आप खुद लिख लें, राइट डाउन करें, क्योंकि इधर आप राइट डाउन करेंगे, इधर आपके माइंड में वो राइट होता जाएगा, फिर आपको दोबारा रीड करने की शायद जरूरत ना पड़े, लर्न करने की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन क्या करें जनाब, हमारे बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता, कहाँ बेचारे इतना टाइम बुक पढ़ने का, नोट्स पढ़ने का, लेक्चर को देखने का, ठीक है ना, कितना मुश्किल काम है। बहरहाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते जी। द हाइड्रोफाइट्स विच आर इन वाटर कंटेन हाइड्रो, अच्छा मैं डायग्राम के बारे में बताया था, डायग्राम आप देखें पेज नंबर 6 पर, 1 और 2 आपके सामने है। ठीक है, आपको एक में रूट्स का अनडेवलप्ड कंडीशन दिखाई जा रही है, और साथ ही साथ आपको बराबर में एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है कि जी एयर स्पेस बहुत है, और उसकी बेसिक वजह है कि एयर स्पेस, ताकि ज़्यादा एयर को सेव किया जाए। ठीक है, पानी की तो जरूरत है ही नहीं, पानी तो बहुत है। आगे चले, लास्ट कैरेक्टर, द हाइड्रोफाइट्स विच आर इन वाटर कंटेन हाइड्रोथॉट्स ओपनिंग विदाउट गार्ड सेल्स फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। तो आपने देखा ट्रांसपायरेशन होती है, ट्रांसपायरेशन नॉर्मल में स्टोमेटा के जरिए होती है, और स्टोमेटा सेल्स में आपके पास जो है वो क्या होते हैं, उनमें गार्ड सेल होते हैं, है ना। लेकिन हाइड्रोथॉट में गार्ड सेल, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोथॉट्स हमारे पास क्या है, विदाउट गार्ड सेल, क्योंकि गार्ड सेल ओपनिंग और क्लोजिंग करने में मदद देते हैं, लेकिन अब मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी बहुत है, पानी को बाहर निकालना है, जितना मर्जी पानी बाहर निकले। क्लियर है जी बेटा। तो ये कैरेक्टर्स हमारे हो गए जी, हमारा पहला जो टाइप था हाइड्रोफाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। दूसरी टाइप हमारे पास आती है हेलोफाइट्स। द प्लांट्स ग्रोइंग इन सेलाइन प्लेसेस आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। हेलो किसे कहते हैं, कौन बता रहा है? द ओके जी, क्या आया जी जवाब? जवाब हमारे पास देखते हैं जनाब। आवाज नहीं आ रही? ओ भाई आवाज बंद कर देता हूँ ना जब मैं, तो जब मत सोचा करो आप, मैंने सवाल दिया था आपको। हाँ जी, सवाल दिया था कि हेलो किसे कहते हैं, पढ़ के मैंने, और स्क्रीन पर भी मौजूद है। नहीं याद आ रहा? हेलो कहते हैं हेलोजिन। हेलोजिन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
क्लोरीन। तो सलाइन वाटर जो होता है वो सलाइन प्लेसेस वो असल में होते हैं हमारे कहाँ, जो साइड सी साइड्स हैं उनका जो पानी है वहाँ जो रिजर्वायर्स हैं वो एक्चुअल होते हैं सलाइन प्लेसेस। तो सलाइन प्लेसेस में हमारे पास क्या होगा, सलाइन प्लेसेस में जो प्लांटेशन होगी वो हेलोफाइट्स कहलाएंगे। अब इन हेलोफाइट्स को क्या प्रॉब्लम है, हेलोफाइट्स को प्रॉब्लम क्या है, हेलोफाइट्स को प्रॉब्लम ये है कि जनाब हमारा जो है पानी पानी कम है। समंदर में पानी ज्यादा नहीं होता, समंदर में पानी कम होता, पता है ना आपको, ठीक है। अच्छा जी, पानी कम है तो पानी को पूरा करना है प्लांट ने, और पूरा करके उसको प्रॉब्लम क्या है, सॉल्ट से प्रॉब्लम। क्वेश्चन का तो बेटा आंसर मैंने दे दिया, हेलो का मतलब पूछा था मैंने तो मैंने बता दिया हेलोजिन। तो अब हेलोफाइट्स के करेक्टर में देयर रूट्स ग्रो विद इन द सरफेस ऑफ सॉइल बिकॉज दे हैव टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ सॉइल। तो ये सरफेस पर भी निकल आती है बाहर की तरफ, आपने पढ़ा ना रूट्स तो जमीन के नीचे हो जाती है, लेकिन हेलोफाइट्स क्या करते हैं कि रूट्स को बाहर निकाल लेते हैं ताकि वो वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकें ऊपर की सतह से, क्योंकि जमीन के अंदर जो पानी है वो और ज्यादा नमकीन हो जाता है, उसमें सॉल्ट और हो जाते हैं। द सेल्स ऑफ द रूट डेवलप हाई वाटर पोटेंशियल विच ब्रिंग्स इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। और पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए क्या किया जाता है कि रूट जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल डेवलप करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से ऑस्मोसिस किया जा सके, ठीक है। इसी तरह हमारे पास द एक्सेस सॉल्ट कैन बी स्टोर्ड इन सेल्स और एक्सक्रीटेड फ्रॉम सॉल्ट ग्लैंड्स। आप इस पिक्चर को देखिए दोबारा, आपके पास बुक का पेज नंबर 6 है, उसमें आप देखिए नीचे ग्लासवर्थ की और कॉड ग्रास की डायग्राम बनी हुई है। ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं, लेकिन अगर आप इसको बुक में देखेंगे तो मे बी पॉसिबल कि आपके पास सही साफ नजर ना आए प्रिंटेड, लेकिन इनमें वाइट वाइट से स्पॉट नजर आ रहा हो, वो वाइट वाइट से स्पॉट दरअसल नमक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सॉल्ट ग्लैंड्स इनके पास होते हैं और ये अपनी पत्तियों के लीव्स के बिल्कुल टिप पर वहां पर ये सॉल्ट को जमा कर देते हैं, क्योंकि इनके वाटर रूट से जो पानी आ रहा है उसमें वो बहुत सॉल्टी है, ठीक है। अब उस सॉल्ट से एक फायदा होता है, और क्या, एक्सक्रीटेड सॉल्ट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स इन सम स्पीशीज आल्सो हेल्प टू ट्रैप वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर। तो ये जो पानी अपनी सतह पर लीव्स की सतह पर ड्रॉप की शक्ल में रखते हैं, उनकी मदद से, उस सॉल्ट की मदद से पानी जो इन्वायरमेंट में होगा, है ना, ह्यूमिडेट इन्वायरमेंट होगा, तो उस पानी को भी ये एब्जॉर्ब कर लेता, तो वो थोड़ा सा पानी नमकीन नहीं होता, कम होता नमकीन, तो इसको थोड़ा बेहतर पानी मिल जाता, ठीक है जनाब। तो हेलोफाइट का ये कैरेक्टर्स हो गया। थर्ड हमारे पास है हमारा मीसोफाइट, और मीसोफाइट्स में हम देखते हैं जनाब कि दीज आर मोस्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो इन मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी। ये जो हमारा नॉर्मल एरिया है, जो जहाँ पर हम है, जहाँ पर यानी कि आपने ब्रासिका ये जो क्रॉपिंग कर रहे हैं, आप रोज़ा इंडिका गुलाब के फूल लगा रहे हैं या डिफरेंट टाइप के आप पौधे फ्रूट लगा रहे हैं, तो ये हमारा नॉर्मल मीजो मीजो मातो मीन्स होता है दरमियानी हिस्सा, तो ये मीजोफाइट्स है, ठीक है ना। तो मीजोफाइट में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो मॉडरेट होता है, दरमियाना होता है, तो कोई टेंशन नहीं, बारिश हो गई तो ज़्यादा हो गया, बारिश नहीं हुई तो नॉर्मल हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो एरिया आते हैं, वो हम आगे चलकर बात करते हैं। पहला हमारी बात करेक्टर है कि दे कैन इजीली compensate the water loss by transpiration through absorbing water from the soil। तो ये आराम से compensate करते हैं अपने वाटर को, एरियल पार्ट से ट्रांसपायरेशन करते हैं और सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। द प्रेजेंट द एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन दे हैव थिक क्यूटिकल ऑन देयर आउटर सरफेस। अब जो ये ट्रांसपायरेशन को मैकेनिकली डन कर रहे हैं,
वो दरअसल इनके पास क्यूटिकल की एक लेयर होती है, ठीक है। और इस क्यूटिकल की लेयर में यही फायदा है, ये वैक्सी होती है तो ये ज्यादा पानी को एवोपरेट नहीं होने देती। आखिरी आपके पास जो है वो लास्ट हमारे तकरीबन 8 मिनट है, तो क्वेश्चन अगर आपने कोई करना हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप राइट डाउन कर दीजिए ताकि मैं फिर उसका जवाब दे दूंगा। मीजोफाइट का नेक्स्ट कैरेक्टर है द मीजोफाइट दैट ग्रो इन हाई रेनफॉल एंड ह्यूमिड कंडीशन हैव स्पेशल पोर्स hydrothorns through which excess water is lost in the form of liquid, not in the vapor form, called guttation. आपको याद होगा कि जी आपके पास ट्रांसपायरेशन आप पढ़ते थे, देखते थे, और ट्रांसपायरेशन में आप कहते थे कि जनाब हमारा ट्रांसपायरेशन क्या करता है, हमारे ट्रांसपायरेशन में एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लॉस देयर एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर की शक्ल में हमारे पानी को एरियल पार्ट्स, लीफ या स्टेम, एवापोरेट कर देते थे। गुटेशन में क्या होता है जी, गुटेशन वाले ये वो पौधे हैं जो हमारे हाई रेनफॉल, यानी जैसे माउंटेन एरिया तो वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, बारिशें ज़्यादा होती तो वहाँ ह्यूमिड एरिया बहुत है, तो वहाँ पर पौधे को पानी निकालने में यानी ट्रांसपायरेशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो वो क्या करता है, उसके पास स्पेशल सेल्स होते हैं, पोर्स होते हैं जो कि लीफ के टिप्स पर हैं, तो वो उनकी मदद से वाटर को वेपर की शक्ल में बाहर निकालता है, वेपर्स की शक्ल में, ठीक है जी। ठीक है जी, और ज्यादा परेशान करने वाले बच्चे तो ज्यादा परेशान ना करें, ठीक है। वॉल प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर में क्या फर्क होता है जी, वॉल प्रेशर जो है वो वॉल पर डेवलप होता है और ट्रिगर प्रेशर जो है वो थ्रू आउट द सेल इनसाइड डेवलप होता है। जहाँ कंपोनेंट ऑफ द सेल है, ऑर्गेनल ऑफ द सेल है, वहां पर भी ट्रिगर प्रेशर डेवलप हो सकता है, लेकिन जो प्रेशर वॉल से टकरा रहा है सिर्फ वही वॉल प्रेशर कहलाएगा। गुटेशन मीन्स होता है क्या, मीनिंग, मीनिंग का मतलब ये है कि जनाब डेफिनेशन तो आपके सामने लिखी है यहाँ पर जो थर्ड कैरेक्टर है। मीनिंग का मतलब है क्राइंग ऑफ प्लांट, पौधे का रोना गुटेशन कहलाता है। क्राइंग ऑफ प्लांट्स क्यों कहते हैं हम, क्योंकि लीव्स की आपके जो टिप है वहां से पानी के ड्रॉप निकल के गिर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जी पौधा रो रहा है। नोट्स कौन से होने चाहिए, नोट्स बेटा अभी तो समझाया था कि अपने नोट्स तो होने चाहिए, वो तो आपको सितारों से भी आगे ले जाएंगे, ठीक है। नोट्स आपके पास हैं कोचिंग्स के, बाकी आपका जो दिल चाहे आप पढ़ें और जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। अपने नोट्स अगर आप बना लें तो क्या ही बात है जी। नेक्स्ट है जी, इन mesophite stomata are open during sufficient water supply and in is restricted supply stomata remain closed to prevent loss of water। डेफिनेटली जब पानी बहुत ज़्यादा है तो स्टोमेटा भी ओपन हो गए, बहुत देर तक ओपन रहे, पानी बाहर निकल गया, और अगर पानी की कमी है तो स्टोमेटा ही बंद हो गया। आपके घर में पानी का नहीं आ रहा तो आप नल खुले नहीं छोड़ेंगे, और आपके घर में अगर पानी बहुत आ रहा है जी, सारा दिन पानी 24 घंटे पानी आ रहा है, तो आप नल खोल कर भूल भी सकते हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगी। यही प्लांट्स के अंदर भी, ठीक है जी। फोर्थ कंडीशन देखते हैं जी, तो फोर्थ कंडीशन से पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप होमवर्क के तौर पे करेंगे। होमवर्क कब कहाँ कैसे लेना है वो कल डिस्कस कर लेंगे आपसे, लेकिन यहाँ पर आप नोट कर लीजिए पेज नंबर 6 पर आपके पास
जो लास्ट में मीजोफाइट हेडिंग लगी है उसके बराबर में एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, ठीक है। उस इंपॉर्टेंट नोट पर आप टिक कर लीजिए और यहाँ क्वेश्चन लिखिए एज अ होमवर्क। और क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन transpiration and glutation, write the difference between transpiration and glutation। ठीक है जी। अगेन जी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लीजिए जल्दी से, 2 मिनट के करीब हमारा है और फिर हम आपको खुदाफिज कर देंगे इंशाल्लाह, जब तक हम जीरो फाइट को देख लें। ये क्वेश्चन आप अपने पास लिख के रख लें, होमवर्क के बारे में हम आपसे कल डिस्कस करेंगे, अभी टाइम कम है तो कल इजीली आपसे बात कर लेंगे। डेफिनेशन हमारी जीरो फाइट की, द प्लांट्स लिविंग इन ड्राई प्लेसेस। क्वेश्चन है एक, उसको देख लेते हैं जी, क्या है जी, ट्रांसपिरेशन एंड अच्छा, ट्रांसपिरेशन एंड गुटेशन, ठीक है। ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन पेज नंबर 6 बुक में आपको लास्ट में जो मीजोफाइट की हेडिंग लगी है उसके बराबर में आपको इसके बारे में, घुटेशन के बारे में डिटेल है, उससे कंपेयर करते हुए ट्रांसपायरेशन की डिटेल यानी आंसर आप दे देंगे, ठीक है। तो डिफरेंस आप निकाल लेंगे इजीली। तो लास्ट मिनट हमारे पास और हम फिर आपका ये क्वेश्चन लेकर सर डिफरेंस कितने चाहिए आपको? मुझे नहीं चाहिए बेटा, एग्जाम के हवाले से आपने याद करने, तो जो क्वेश्चन में डिफरेंस जब भी लिखेंगे वो कम से कम 4 लिखेंगे। 4 डिफरेंस आपके होने चाहिए, क्योंकि 4 डिफरेंस फर्स्ट ईयर में भी आपको बताया गया होगा कि जी हमारे पास एटलीस्ट 4 डिफरेंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और एक डिफरेंस जो है वो हाफ मार्क का होता है। क्लियर है जी? तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर है। आपके पास कल हम नंबर 4 जीरो फाइट को डिस्कस कर लेंगे। टाइम हमारा ऑफ होने का हो गया है और आप अगर कोई सवाल अगर रह गया तो आप अपने पास राइट डाउन कर लीजिए, कल आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। बायो उर्दू में भी है क्या? डेफिनेटली बेटा, उर्दू में भी है बायो, उर्दू में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, सिंधी में भी पढ़ सकते हैं आप बायो, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं तो वो आप उर्दू इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। पढ़ने को आप जिसमें मर्जी पढ़ें, आंसर आपको उर्दू और इंग्लिश, फाइनल पेपर जो आपका एग्जाम होता है, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। गुड डे, गुड बाय।